नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों में भारत का जो दल गया था, 117 खिलाड़ियों का जो दल गया था, उसका क्या वहाँ पर परफॉर्मेंस रहा, क्या उपलब्धियाँ रहीं और जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों की कसौटी पर अगर हम लोग इन जो भारतीय खिलाड़ियों ने वहाँ परफॉर्मेंस किया, जो प्रदर्शन किया, उसका अगर हम लोग जायजा लें तो ये परफॉर्मेंस कहाँ ठहरता है। ये तो बात अब लगभग सभी लोग इसको मानेंगे कि जब कभी पेरिस ओलंपिक 2024 की बात होगी और उसमें भारत के की भागीदारी की बात होगी, तो उसकी जो कहानी है वो विनेश फोगाट से ही शुरू होगी और उस पर ही केंद्रित रहेगी, क्योंकि विनेश के साथ वहाँ पर जो यही कहा जाएगा हादसा हुआ, वो कोई एक साधारण बात नहीं है। और उसको लेकर देश में जिस तरह एक अविश्वास, संदेह का माहौल न सिर्फ बन गया है, बल्कि वो हर गुजरते हुए घंटे के साथ गहराता जा रहा है। पहले ये बातें सामने आई वहाँ पर जो उनका 100 ग्राम ज़्यादा वजन पाया गया, उसकी वही अपने आप में रहस्यमय था। पहले सवाल ये उठे कि उनके जो डाइटिशियन हैं, उनकी जो पूरी टीम है, सपोर्ट टीम है, जिसका ये काम है, जिसकी ये जिम्मेदारी है, ये देखना कि जो जो एथलीट हैं वो इस तरह की मुसीबत में ना फंसे, तो वो लोग क्या कर रहे थे। जाहिर है इससे जुड़े हुए, चूंकि विनेश फोगाट के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, विरोध का इतिहास जुड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर उनका जो आइकनिक, एक अब अस्मरणीय या उनका जो वो विरोध था, और जिसमें उनकी बात अभी तक सुनी नहीं गई। ठीक है, वो मामला अदालत में है, लेकिन उन्हें न्याय देने की कोई तत्परता जो आज सत्ताधारी लोग हैं उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई। तो चूंकि ये एक पृष्ठभूमि है, इसलिए वहाँ जो कुछ हुआ पेरिस में, उसको लेकर स्वाभाविक रूप से चंद मिनटों के भीतर ये संदेह न सिर्फ लोगों के मन में आए, बल्कि लोग इसे व्यक्त करने लगे। और उसके बाद जो जानकारियां सामने आई हैं, पहले ये बात एक टेलीविजन चैनल की चर्चा में आई, फिर देश की जो जानी मानी खेल पत्रिका है स्पोर्ट्स स्टार, जिसका प्रकाशन द हिंदू ग्रुप करता है, उसने कल रात एक एक्सक्लूसिव स्टोरी प्रकाशित की, जिसमें यह बताया गया है कि विनेश फोगाट किस तरह से वो चाहती थी कि वो 53 किलोग्राम वर्ग में उनको भेजा जाए। हम लोग जानते हैं जो पहलवान या वेट लिफ्टर होते हैं, इनके वजन के हिसाब से इनकी श्रेणियां बनी होती हैं, और जितना वजन में वो भाग लेते हैं, इनका जो खिलाड़ी है उसका वजन, जैसे अगर वो 53 किलोग्राम वर्ग में जा रही हैं, तो उनका वजन 53 किलो से कम होना चाहिए। लेकिन वो बार बार ये चाहती रही कि उन्होंने अपनी इच्छा जताई, लेकिन उनकी इस इच्छा को प्रशासकों ने ठुकरा दिया। बल्कि काफी समय तक इसको लेकर ऊहापोह बना रहा कि विनेश फोगाट किस श्रेणी में जाएंगे। तो ये स्पोर्ट्स स्टार ने पूरे जो दस्तावेज हैं और उन दिनों का जो घटनाक्रम था, उसका पूरा ब्यौरा छाप कर बताया है कि विनेश फोगाट को किस तरह मजबूर किया गया 50 किलोग्राम वर्ग में जाने के लिए। उस समय विनेश फोगाट की जो वजन था वो 57 किलो था। 53 किलो पर आने के लिए उन्हें 4 किलो वजन कम करना था, 50 में जाने के लिए 7 किलो कम करना था। ये कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने किया। और लेकिन वो कुछ तकनीकी कारणों से पहले दिन, जिस दिन वो उन्होंने 3 पहलवानों को मात दी, उस दिन उनका वजन बिल्कुल ठीक था। अगली सुबह जो नया नियम आया है कि अगली सुबह भी वजन लिया जाता है, तो उसमें वो 100 ग्राम उनका वजन फालतू है। और इसके लिए जो एक गोल्ड मेडल की भारत की संभावना बनी थी, वो संभावना हाथ से निकल गई। तो ये कहानी है। अब एक और खबर ये सामने आई है
कि विनेश फोगाट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अभी चूंकि वो पेरिस में है, इसलिए उनकी तरफ से ये याचिका उनके वकील राहुल मेहरा ने दायर की, और इसमें उन्होंने बताया है कि पेरिस में अपने बारे में उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। ये सारे फैसले जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, वो ले रहे थे। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के ही प्रॉक्सी माने जाते हैं। जो अभी कुश्ती महासंघ है वो सस्पेंडेड है, वो निलंबित अवस्था में है। तो सवाल है कि वो किसकी तरफ से, किस हैसियत से विनेश फोगाट के बारे में फैसले ले रहे थे, जो आरोप विनेश फोगाट ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी हुई याचिका में लगाया। तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है कि इस कहानी के बिना अभी ये कहानी का क्या अंजाम होगा, अभी चूंकि उनके जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उसको चैलेंज किया गया है, उसका नतीजा शायद आज ही आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब ये तो तय है कि उन्हें गोल्ड मेडल के मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, कि वो मुकाबला तो हो चुका। तो ये कहानी पेरिस ओलंपिक की कहानी भारत में रहस्य, संदेह और सवालों से घिरी रहेगी जब भी ये कहानी सुनाई जाएगी। जैसा कि भारत के मशहूर निशानेबाज, जिन्हें इस बात का श्रेय है कि भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक उन्होंने जीता 2008 के ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा ने कल ये अपने ट्विटर पे कहा कि कुछ पदक ऐसे होते हैं जो लोग अपनी ड्राइंग रूम में कैबिनेट में सजाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें वो पदक नहीं मिलता है, लेकिन वो वैसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी कहानियां हम लोग अपने बाल बच्चों को सुनाते हैं। तो विनेश फोगाट उन एथलीट में शामिल हो गई हैं जिनकी कहानियां लोग अपने बाल बच्चों को सुनाएंगे। तो जब एक इतना उनका एक ऐसी परिस्थिति बन गई है और उनकी ऐसी एक शख्सियत बन गई है, तो जाहिर है कि भारत की जब भी कहानी पेरिस ओलंपिक की होगी तो पहले उसमें विनेश फोगाट की चर्चा होगी। एक दूसरी चर्चा भी उसमें अवश्य होगी जिसने भारत के लिए वहां अपमानजनक स्थिति खड़ी की। विनेश फोगाट की जगह पर किस पहलवान को भेजा गया? उनका नाम है एंटिम पांघाल। ये गई, खैर हार तो गई नहीं, चलिए हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन उन्हें पेरिस से डिपोर्ट किया गया भारत। क्यों? इसलिए कि उन्हें स्टेडियम में जाने का बतौर खिलाड़ी पास मिला हुआ था। वो पास उन्होंने अपनी बहन को दे दिया कि इस पास से तुम आ जाओ, हम तो चले ही जाएंगे। और जब ये बात वहाँ पकड़ में आई तो जो वहाँ पेरिस के आयोजक हैं, उन्होंने भारतीय टीम से कहा कि आप इन्हें तुरंत यहाँ से अपने देश वापस भेजिए, और ऐसा ही हुआ। तो ये कहानियां, अब यह कहानी भी नहीं भुलाई जा सकती है। हम लोग एक आरोप है, हम लोगों की पूरी पीढ़ी उसकी चर्चा करते हुए बिल्कुल बचपन से आज इस उम्र में पहुंच गई कि भारत के एक ओपनिंग बैट्समैन थे सुधीर नायक, जो इंग्लैंड गए थे, और उनके बैग में एक मोजा मिला था जब वो एक स्टोर से बाहर निकल रहे थे, जो सीसीटीवी में कैद हो गया था कि वो मोजा उन्होंने उठा के अपने बैग में डाल दिया था, और उसकी वजह से उनका कैरियर नष्ट हो गया था। भारत के लिए जो अपमान की स्थिति बनी थी वो यह रही कि एक पूरी पीढ़ी इस बात को कभी भुला नहीं पाई। क्या पेरिस में जो हुआ है उसको यह पीढ़ी कभी भुला पाए? खैर, यह तो विवादों की बात है। अब अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी कल भारत के मुकाबले हैं, तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइनल तो नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं होती हैं, जो अनुमान होता है जब कोई टीम जाती है कि इसमें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेडल की संभावना है, किस मेडल की संभावना है, तो उसके हिसाब से भारत के जो गोल्ड मेडल की जो भी संभावनाएं थी उनका परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। अब कुछ खिलाड़ी बचे हुए हैं, कुछ पहलवान हैं। गोल्फ में भारत के 2 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देखना होगा, अगर वो कोई चमत्कार कर दें तो बात अलग है। लेकिन जो मोटे तौर पर आज हम लोग जो अनुमान लगाने की स्थिति में हैं, उसमें जो भारत लक्ष्य लेकर वहाँ गया था उससे बहुत पीछे रह गया लगता है। भारत के क्या लक्ष्य थे? 2016 में जब भारत की टीम
रियो द जनेरो ओलंपिक गई थी और वहां से सिर्फ 2 मेडल जीत कर आई थी। तो भारत में जाहिर है काफी मायूसी हुई थी, क्योंकि उसके ठीक पहले जो 2012 में ओलंपिक हुआ था लंदन में, उसमें भारत की टीम ने 6 मेडल जीते थे। हालांकि कोई गोल्ड मेडल नहीं था उसमें, लेकिन उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। तो 6 से जब 2 पर आ गए तो देश में काफी मायूसी हुई। तो प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का एक टास्क फोर्स बनाया और उसको कहा कि हमें मेडल की संख्या बढ़ानी है, आप उसका एक रोड मैप बनाइए। नीति आयोग की टीम ने रोड मैप बनाया और उसने जो अपना लक्ष्य रखा 2024 का ओलंपिक, 8 साल बाद, और वो लक्ष्य जो कि राज्यसभा में सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने रोड मैप बनाया है कि 2024 के ओलंपिक में हम 50 मेडल जीतेंगे, 50। चलिए, पिछले बार टोक्यो में ओलंपिक हुआ तो भारत ने 7 मेडल जीते। उसमें एक गोल्ड मेडल था नीरज चोपड़ा का, उसको कौन भूल सकता है। इसके अलावा उसमें वहाँ पीवी सिंधु ने भी अच्छा खेल दिखाया। कुल 7 मेडल भारत वहाँ से लेकर लौटा था। तो इस ओलंपिक के पहले जब भारत की 117 खिलाड़ियों की टीम वहाँ गई तो यह 3 बातें ऐसी थी जो पब्लिक डोमेन में थी। एक तो नीति आयोग टास्क फोर्स का लक्ष्य, ये 2024 है, 24 का ओलंपिक हो रहा है, कि वहाँ भारत 50 मेडल जीतेगा, जीतना चाहिए। जब पिछली बार भारत ने 7 मेडल जीते थे और इसको उस समय की एक अच्छी सफलता माना गया था, तो हमारे अधिकारियों ने कहा था कि भारत पेरिस ओलंपिक में टॉप 30 कंट्रीज में आना चाहेगा, जो ऊपर के 30 देश। टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें नंबर पे रहा था 7 मेडल जीतने के बाद। तो यह भी एक लक्ष्य था कि इस बार हम लोग टॉप 30 में रहेंगे। और एक लक्ष्य तो सामान्य होता है कि आपने पिछली बार जो प्रदर्शन किया उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार करेंगे। इतना लक्ष्य तो ये तो बहुत ही छोटा लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य हर टीम अपने साथ लेकर चलती है कि हमने 4 साल पहले जहां हम थे, 3 साल पर ही ये ओलंपिक हो रहा है, क्योंकि 2020 का ओलंपिक 21 में हुआ था कोविड की वजह से। तो ये वो उससे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज तक की सूरत क्या है? कल रात में भारत के जो सबसे चमकती संभावना थी नीरज चोपड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जितना उन्होंने जेवलिन फेंका था टोक्यो में, उससे 2 मीटर से भी ज़्यादा उन्होंने फेंका। इसके बावजूद वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं, उन्होंने बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 92.97 मीटर फेंक दिया जेवलिन। उसके बाद अब कोई आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दे तो खिलाड़ी की कमजोरी नहीं होती है। खिलाड़ी ने तो अपनी तरफ से सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस किया, लेकिन भारत को अब गोल्ड मेडल नहीं मिली। तो कल रात तक की जो आज सुबह तक की स्थिति ये है कि भारत को कुल 5 मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। हॉकी की भी संभावना खत्म हो चुकी है, हॉकी में ब्रॉन्ज मिला है। अब जो खेल बचे हैं 2 दिन, आज और कल, उसमें मैंने जैसा पहले कहा, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई बहुत उज्जवल संभावनाएं नहीं है। तो हम 50 का लक्ष्य लेकर चले थे, 5 पर अभी हम टिके हुए हैं। हम टॉप 30 में आने का लक्ष्य लेकर चले थे, लेकिन इस समय हम 64वें नंबर पे हैं, 64th। और अगर पिछली बार हमने 7 मेडल जीता था, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, अभी हम 5 पर हैं। तो जाहिर है कि इस समय हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हैं हम यहाँ खड़े, आखिर क्या वजह है कि हम लोग 9 दिन चलते हैं तब भी 2.5 कोस पहुँचते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। बहुत कोशिश करके चलते हैं तब भी हमारी स्पीड उतनी ही है, हमारी क्षमता उतनी ही क्यों होती है? ये बहुत गंभीर सवाल है। इस पर देश को गंभीर मंथन करना पड़ेगा। हम फिर अगले 1-2 दिन में इस सवाल पर को भी लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन आज बस इतना ही। आप सबको हमारा नमस्कार।